हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जीएस गुरु एकेडमी। हमने अपना पॉलिटी का फाउंडेशन कोर्स अपने इस चैनल पे शुरू कर दिया है, जिसकी आज हमारी 4th क्लास है। देखिए, पॉलिटी का जो हमारी पॉलिटी की ये क्लासेस आपके सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप अपने बेसिक्स क्लियर करें, ज़रूर पढ़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई सजेशन है तो वो भी बताएं हमें। तो चलो आज का हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास की जब हम बात करते हैं तो हम इसका थोड़ा सा शुरुआत हम इसकी मानते हैं 1600 के चार्टर से। 1600 ईस्वी का जो चार्टर था, 1600 का राजलेख था। लेकिन इससे पे आने से पहले हम थोड़ा सा कहानी को समझेंगे कि ब्रिटिशर्स भारत में आए, कैसे कैसे आए। तो इसकी शुरुआत जो होती है, हमारी शुरुआत होती है सबसे पहले जब हमारे देश में पहले ब्रिटिशर्स जो थे, पहले अंग्रेज़ जो थे, तो पहले अंग्रेज़ थे हमारे भारत आने वाले जो पहले अंग्रेज़ थे, फर्स्ट अंग्रेज थे, फर्स्ट ब्रिटिशर थे जो भारत आए थे। तो वो थे हमारे थॉमस स्टीफन, जो कि 1579 में भारत आए थे। ठीक है। इसके बाद जो सेकंड आए थे, जो सेकंड हमारे ब्रिटिशर्स थे, सेकंड थे रॉल्फ फिच। सेकंड ब्रिटिशर्स थे रॉल्फ फिच। ये हमारे आए थे 1583 में। तो रॉल्फ फिच आए 1583 में। तो बेसिकली इनका ऑब्जेक्ट क्या था? ये जो ब्रिटिशर्स भारत में आ रहे थे, इनका ऑब्जेक्ट था ईसाई धर्म का प्रचार करना। लेकिन जब इन्होंने भारत में देखा कि यहाँ पे तो कच्चे मसालों का भंडार है, और हमारे यहाँ पे उस टाइम पे पुर्तगीज शासन में थे, पुर्तगीज व्यापारिक शक्ति थे, वो व्यापार कर रहे थे। तो इन्होंने जब ये अपने देश वापस लौटे तो वहाँ पर इन्होंने जाकर बताया कि भारत में तो कच्चे मसालों के भंडार हैं, तो हम वहाँ पर अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छा धन कमा सकते हैं। तो फिर यहाँ पर इन्होंने भाई अब दूसरे देश में व्यापार करना जाना है तो उसके लिए इन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी। तो महारानी एलिजाबेथ से इन्होंने परमिशन ली थी। और इससे पहले इन्होंने 1599 में फिर महारानी एलिजाबेथ की परमिशन से 1599 में इन्होंने the governor and company of merchant of London in ईस्ट इंडीज कंपनी का गठन हुआ। और इस कंपनी को जो परमिशन मिलती है महारानी एलिजाबेथ से, महारानी एलिजाबेथ कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को परमिशन देती हैं, परमिशन देती हैं भारत में व्यापार करने के लिए। इस कंपनी को भारत में भेजा जाता है। इसको 1600 के चार्टर के द्वारा, 1600 ईस्वी के चार्टर के द्वारा महारानी एलिजाबेथ 31 दिसंबर 1600 को परमिशन देती हैं, आज्ञा देती हैं कि आप भारत में जाएं और व्यापार करें। और ये जो परमिशन दी जाती है, ये भारत में व्यापार करने के लिए 15 वर्षों तक के लिए, 15 वर्ष के लिए व्यापार का एकाधिकार दिया जाता है। 15 वर्ष के लिए व्यापार का एकाधिकार दिया जाता है। मोनोपोली, व्यापार का एकाधिकार दिया जाता है, मोनोपोली
बोलते हैं। व्यापार का एकाधिकार दिया जाता है कि आप पूर्वी देशों में जाएं और व्यापार करें। 15 वर्षों के लिए परमिशन दी जाती है। सबसे पहले 31 दिसंबर 1600 को परमिशन दी जाती है, महारानी एलिजाबेथ देती हैं। और ये जो कंपनी है, यही कंपनी बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, जो 1833 में इस कंपनी का नाम ही 1833 में इस कंपनी का नाम क्या हो जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। EIC लिख देती हूँ मैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। EIC को चलो आगे लिख देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम हो जाता है 1833 में। ये कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती है। सबसे पहले इन्हें 15 वर्ष की आज्ञा दी जाती है। और इसी कंपनी को हम द मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो कंपनी थी, इसको हम क्या बोलते हैं? द मर्चेंट्स ऑफ एडवेंचर्स के नाम से भी इस कंपनी को जाना जाता है। आप ये नाम याद रखेंगे। इसके बाद अब यहाँ से शुरुआत होती है। कंपनी भारत में आती है 1600 ईस्वी में। कंपनी 31 दिसंबर 1600 को इन्हें परमिशन मिल जाती है। फिर यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं हमारे कैप्टन हॉकिंस, जो अब यहाँ से इनको इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है। इन्हें ये पता चलता है कि भारत में जो है पुर्तगालियों का शासन है। भारत में पुर्तगालियों का शासन था इस टाइम पे। यहाँ पे जब ये आते हैं, यहाँ पे अंग्रेज आते हैं, ये बेसिकली जो हमारा ये था ना, कंपनी जो थी, ये व्यापारियों का एक समूह था। और सबसे पहले जो कंपनी का जो ऑब्जेक्ट था, वो सिर्फ व्यापार करना था। ये व्यापार करने के लिए आई थी। और इस कंपनी का जो कंपनी का नारा था, भूभाग नहीं केवल व्यापार। नो लैंड ओनली ट्रेड। ये इस कंपनी का नारा था। ये जो भी मैं फैक्ट्स लिख रही हूँ ना, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये लिखते रहें, नोट करते रहें। इसके बाद अब जब ये भारत में आते हैं 1600 में, ब्रिटिशर्स भारत में आते हैं, तो ये देखते हैं यहाँ पे तो पुर्तगालियों का शासन है। इसके कॉन्सिक्वेंस में इन्हें पुर्तगालियों से बहुत सारे युद्ध भी होते हैं, लड़ना भी पड़ता है। तो अब ये सोचते हैं कि क्यों ना हम अगर हमें भारत के जो भी उस टाइम पे जो राजा हैं, भारत के राजाओं से हमें अगर परमिशन मिल जाए, आज्ञा मिल जाए व्यापार करने की, तो हमारे लिए ये अच्छा होगा, हम इन्हीं से आज्ञा ले लेते हैं। इसी के चलते अब यहाँ पे जो जेम्स, अब 1603 में क्या होता है? 1603 में महारानी एलिजाबेथ की, तो क्वीन की तो डेथ हो जाती है, महारानी की डेथ हो जाती है, महारानी की मृत्यु हो जाती है। महारानी कौन थी? महारानी हमारी क्वीन एलिजाबेथ, महारानी की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे कौन आते हैं? अब जेम्स सिक्स्थ आते हैं। अब जेम्स सिक्स्थ जो हैं, जेम्स सिक्स्थ यहाँ पे भेजते हैं कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस को बोलते हैं, उसमें यहाँ पे उस टाइम पे जब ये थे 1608 में, यहाँ पे 1600 के टाइम में जब ब्रिटिशर्स भारत में आए थे, तो हमारे यहाँ पे मुगलों का शासन था। और मुगल में अकबर का शासन था। जब अंग्रेज भारत आए थे तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो अकबर का शासन था भारत में, अकबर का शासन था भारत में। अब अकबर के शासन में तो ये जेम्स सिक्स्थ जो हैं, ये एक प्रार्थना पत्र लिखवाते हैं अकबर के नाम का। और इस प्रार्थना पत्र को लेके ये भेजते हैं कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस ये प्रार्थना पत्र लेके ये भेजते हैं कैप्टन हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस 1608 में ये प्रार्थना पत्र लेके जब भारत आते हैं, इससे पहले ये जो जेम्स सिक्स्थ हैं, क्योंकि भारत में मुगलों का शासन था, तो कैप्टन हॉकिंस यहाँ पे भारत आने से पहले, क्योंकि फारसी चलती थी मुगल साम्राज्य में, तो फारसी सीख कर आते हैं ये कि बातचीत करनी पड़ेगी,
तो वो ये अगर ये इन्हीं के जैसा बोलेंगे तो राजा को और अच्छा लगेगा, उन्हें प्रश्न करने के लिए, खुश करने के लिए। ये फारसी सीख के आए थे, फारसी के साथ साथ इन्होंने तुर्की भी सीखी थी, दोनों भाषाएं ये सीख के आए थे कैप्टन हॉकिंस। तो फिर हमारे यहाँ पे कैप्टन हॉकिंस 1608 में भारत आते हैं, और ये आते हैं 1608 में भारत आते हैं, और ये हेक्टर नामक जहाज से आते हैं। हेक्टर नामक जहाज में आते हैं, जो ये सबसे पहले कहाँ उतरता है, सूरत में, गुजरात में है जो, सूरत में आते हैं। हेक्टर नामक जहाज, ये हेक्टर किसका नाम है, जहाज का नाम है। हेक्टर नामक जहाज से ये 1608 में आते हैं। अब यहाँ पे क्या था, जो अकबर का जो हमारा शासन है, अकबर का जो शासन है वो था 1565 से 1605 तक, सॉरी, अकबर का जो शासन था वो था 1556 से 1605 तक। यहाँ पे अकबर का शासन था 1556 से 1605 तक अकबर का शासन था। इसी दौरान क्या होता है, जब कैप्टन हॉकिंस यहाँ से अकबर के नाम का प्रार्थना पत्र लेके भारत आ रहे होते हैं, भारत आते हैं, तो भारत आने के बाद इन्हें पता चलता है जब कि अकबर की तो मृत्यु हो गई है, क्योंकि अकबर की मृत्यु यहीं पे हो गई थी, 1603 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे अकबर के बाद जो अब शासन को संभाल रहे हैं वो जहांगीर हैं। अब जो दरबार है वो जहांगीर का दरबार है, जहांगीर का दरबार है, जहांगीर का दरबार लगा हुआ है। जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आते हैं 1608 में। कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस 1608 में जहांगीर के दरबार में आते हैं और अकबर के नाम का प्रार्थना पत्र लेके आते हैं, ठीक है, क्योंकि 1603 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, तो दरबार किसका होता है, जहांगीर का होता है, लेकिन जो प्रार्थना पत्र था वो अकबर के नाम का है। अब यहाँ पे क्या है, ये खुश करने के लिए, जहांगीर को खुश करने के लिए उनके लिए गिफ्ट लेके आते हैं, पुरस्कार गिफ्ट उन्हें देते हैं। अब यहाँ पे ये परमिशन मांगते हैं कि हमें यहाँ पे व्यापार करने की परमिशन दे दी जाए, लेकिन जहांगीर ने परमिशन नहीं देते हैं। इन्होंने कुछ टाइम में इन्हें थोड़ी कुछ परमिशन दी थी, जैसे इन्होंने अस्थायी रूप से अपना पहला कारखाना खोल लिया था मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में। फिर 1611 में इन्होंने अपना कारखाना कोठी, पहली कोठी खोल ली थी इन्होंने, व्यापारिक कोठी इन्होंने मसूलीपट्टनम में खोल ली थी, मसूलीपट्टनम में। 1613 में इन्होंने सूरत में व्यापारिक कोठी खोल ली थी। फिर धीरे धीरे यहाँ से क्या हो रहा था कि इन लोगों का जो व्यापारिक शक्ति है, इन्होंने ना अपने व्यापार करने की जो इनकी शक्ति है वो बढ़ने लगी, इनके व्यापारिक क्षेत्र बढ़ने लगे, व्यापार करना इन्होंने यहाँ पे शुरू कर दिया, इन्हें ज़्यादा मुनाफा होने लग गया। इसके बाद यहाँ पे अब एक आ रहा है, फिर दूसरे जा रहे हैं। ये जो कैप्टन हॉकिंस है ये 3 साल भारत में रहे थे, अब ये यहाँ से गए, फिर भेजा गया, क्योंकि इतना ज़्यादा जितना इनसे उम्मीदें थी उतना ये नहीं कर पाए। फिर इनके बाद कैप्टन हॉकिंस के बाद हमारे आए थे थॉमस रो आए थे, इनके बाद थॉमस रो आए। थॉमस रो जब भारत में आए तो थॉमस रो कैप्टन हॉकिंस थे, कैप्टन हॉकिंस के बाद थॉमस रो आए। थॉमस रो जो है वो जहांगीर से इन्होंने बहुत से व्यापार के मामलों में ये छूट प्राप्त करने में, व्यापारिक छूट प्राप्त करने में ये सफल रहे थे, व्यापारिक छूट प्राप्त करने में ये सफल रहे ये। और थॉमस रो के बारे में एक फैक्ट ये होता है कि थॉमस रो को जेम्स ने राजा ने इनको अपना आधिकारिक राजदूत बनाकर भेजा था यहाँ पे थॉमस रो को। इसके बाद जब हम देखते हैं फिर इनके यहाँ तक जहांगीर तक इनकी शक्ति जो है वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होती है, इतना ज़्यादा ये अच्छा नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे 1707 में, औरंगजेब के टाइम में तो ब्रिटिशर्स को इतना ज़्यादा मौका नहीं मिला था, लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। जब 1707 में अंग्रेजों की मृत्यु हो जाती है, 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, अब इनके उत्तराधिकारी आते हैं। फिर ऐसे धीरे धीरे एक फर्रुखसियर नाम के एक फर्रुखसियर शासक आते हैं। फर्रुखसियर जो थे 1700, जो फर्रुखसियर का जो शासनकाल है, फर्रुखसियर का शासनकाल हमारा
अब यहाँ पे फर्रुखसियर का शासनकाल शुरू होता है। फर्रुखसियर का शासनकाल 1700, फिर इसके बाद फर्रुखसियर, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब की मृत्यु होने से ही मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे ही इसके चलते फर्रुखसियर, जिनका कार्यकाल था फर्रुखसियर, इनका कार्यकाल था फर्रुखसियर, इनका कार्यकाल था 1713 से 1719। इन्होंने 1717 में, फर्रुखसियर ने, इन्होंने ही 1717 में दस्तक प्रणाली शुरू की थी और इन्होंने दस्तक दे दिया था किसको? अंग्रेजों को। दस्तक का मतलब था फ्री ट्रेड। इन्होंने अंग्रेजों को आज्ञा देती थी कर मुक्त व्यापार करने की। 3 नगरों में, कहाँ पर? बंगाल, फ्री ट्रेड करने की इन्होंने आज्ञा दी अंग्रेजों को। फर्स्ट बंगाल में, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इन्होंने अंग्रेजों को परमिशन दे दी थी दस्तक के लिए, फ्री ट्रेड, कि भाई कर मुक्त व्यापार होगा। तो यहाँ से अब इनका क्या हुआ, जो इनको टैक्स जा रहा था, जो रेवेन्यू इनको जा रहा था मुगलों को, वो मुगल को ये आना भी कम हो गया। अब यहाँ से क्या इनका जो मुगल साम्राज्य है उसका पतन होना धीरे धीरे शुरू हो गया। यहाँ पे इसी के ही कॉन्सिक्वेंस में 1717 में ये हो जाता है। और मुगलों का अब यहाँ पे क्या होता है, फिर 1717 में ये दस्तक आ जाता है। इसके कॉन्सिक्वेंस में अब हम बात करेंगे यहाँ पे बंगाल का जो नवाब था। अब ये इस टाइम पे स्थिति ऐसी हो गई थी कि लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित थे, उधर मुगलों से भी परेशान और इधर अंग्रेजों से भी, ब्रिटिशर्स से भी परेशान। तो देश में देश में तनाव जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा था। इसी के चलते जो बंगाल का जो नवाब था, बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, वो अंग्रेजों से कड़ी टक्कर लेते थे। ये इनसे बहुत नफरत करते थे। इसी के चलते इन्होंने ये मौका नहीं देते थे कि यहाँ अंग्रेज आए। इसी के चलते इन्होंने, हमें याद होगा, इन्होंने यहाँ पे 23 जून, इसी के चलते ये जो सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 को यहाँ पे ब्लैक हॉल ट्रेजेडी की घटना हो जाती है। ब्लैक हॉल ट्रेजेडी, काल कोठरी की घटना हम इसे बोलते हैं। काल कोठरी की घटना, इसमें क्या हुआ था? काल कोठरी की घटना, ब्लैक होल ट्रेजेडी में यहाँ पे क्या है, सिराजुद्दौला एक कोठरी में 146 लोगों को 146, यहाँ पे 146 लोगों को, 146 लोगों को एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है और उसमें आग लगा दी जाती है। यहाँ से क्या होता है, 123 जो लोग हैं वो तो मर जाते हैं, 123 लोगों की डेथ हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है, और जो बचते हैं 23 लोग ही जिंदा बचते हैं, 23 लोग ही जिंदा बचते हैं। इस तरह से हमारा 20 जून 1756 को ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना होती है। इस घटना में 123 लोग मारे जाते हैं, 146 लोगों को बंद कर दिया जाता है कोठरी में, जिसमें से 123 मर जाते हैं और 23 लोग जिंदा बचते हैं। इसी के कॉन्सिक्वेंस में फिर यहाँ पे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच, अंग्रेज मतलब ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के बीच यहाँ पे युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध, इसको हम बोलते हैं प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। और इस युद्ध में
23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। ये युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच होता है। यहाँ पे सिराजुद्दौला का जो सेनापति है मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति होता है। अंग्रेज जो कौन होता है, जो रॉबर्ट क्लाइव होता है। रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेजों की जो सेना है उसका सेनापतित्व कर रहा है, वो है रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव जो है वो मीर जाफर को लालच देते हैं और लालच देके इसको अपनी तरफ कर लेते हैं और बोलते हैं ये सेनापति है सिराजुद्दौला का, ये सेनापति है, इसको युद्ध में ना लड़ने का लालच देते हैं और ये अपने युद्ध में नहीं लड़ते हैं, जिसके चलते सिराजुद्दौला क्या है, युद्ध हार जाते हैं। और यहाँ पे फिर इसके बाद इसी को ही प्लासी के युद्ध को भारत में हम अंग्रेजी शासन की नींव बांधते हैं। प्लासी के युद्ध को ही माना जाता है कि प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध 1757 के युद्ध के बाद ही भारत में ब्रिटिश शासन की नींव डली थी। इसके बाद ब्रिटिश शासन की नींव जो डली थी वो भारत में प्लासी के युद्ध से डली थी। अब इसके बाद होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। इसके बाद अब एक डेट आती है, हिस्टोरिकल डेट 22 अक्टूबर बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध होता है शाह आलम द्वितीय, ये मुगल थे। शाह आलम द्वितीय के बाद मीर जाफर, ये बंगाल के नवाब, मीर जाफर बंगाल के नवाब थे, बंगाल के नवाब। और सुजाउद्दौला ये अवध के नवाब थे, ये अवध से थे। ये तीनों EIC ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ते हैं। बक्सर का युद्ध शाह आलम द्वितीय, मीर जाफर और सुजाउद्दौला मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं। और यहाँ पे जो इसका नेतृत्व कर रहे होते हैं, अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे होते हैं, वो है हेक्टर मुनरो। यहाँ पे बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे हैं। इस युद्ध में भी EIC जो है, EIC जीत जाते हैं। EIC ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। इस EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और ये हार जाते हैं। इसी के चलते बक्सर युद्ध के बाद ही फिर इन्हें बक्सर युद्ध के कॉन्सिक्वेंस में फिर 2 संधि होती हैं। बक्सर युद्ध के बाद 2 संधि होती हैं, इस संधि को ही हम इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। 2 संधि होती हैं, इन्हीं को ही बोला जाता है इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि होती है। ये संधि जो हमारी पहली संधि है वो 12 अगस्त 2 संधि होती है। पहली संधि होती है 12 अगस्त 1765 को और दूसरी संधि होती है 16 अगस्त 1765 को। 16 अगस्त 1765 को। इस संधि के बाद ही इसके कॉन्सिक्वेंस में जो शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और ओडिशा, के जो दीवानी अधिकार हैं, बक्सर के युद्ध के बाद, इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार हैं वो अंग्रेजों को दे दिए जाते हैं। कि दीवानी अधिकार ये अंग्रेजों को दे दिए जाते हैं।
दीवानी अधिकार का मतलब है कि ये जो रेवेन्यू, टैक्स, कर लेना, ये सारे अधिकार, कर उगाना, ये सारे अधिकार अंग्रेजों को मिल जाते हैं यहां से। इसी के चलते बंगाल में होती है द्वैत शासन की स्थापना। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना होती है। द्वैत शासन, डायरेक्टली द्वैत शासन की स्थापना होती है। इसके तहत इसमें क्या था, जो दीवानी अधिकार है, दीवानी अधिकार में जैसे क्या हो गया, रेवेन्यू, टैक्स वगैरह लेना, ये सब किसको दे दिए गए, अंग्रेजों को दे दिए गए। ये ब्रिटिशर्स वसूल करेंगे। और जो फौजदारी अधिकार है, फौजदारी अधिकार जैसे न्याय देना, पब्लिक की शिकायतें सुनना, कहने का मतलब है जस्टिस, पब्लिक ग्रीवेंसेस सुनना, एडमिनिस्ट्रेशन देखना, एडमिनिस्ट्रेशन देखना, ये काम दे दिए गए थे नवाब को, राजाओं को, ये काम नवाब को सौंप दिए गए थे। तो बेसिकली द्वैत शासन के तहत ब्रिटिशर्स ने दीवानी अधिकार अपने पास रख लिए, क्योंकि यहाँ से पैसा आता था, रेवेन्यू सारा यहीं से आता था, तो ये काम उन्होंने शुरू कर लिया। और जो फौजदारी, जो बिना पैसे के काम थे, वो राजा के, यहाँ के राजाओं को दे दिए, नवाब को दे दिए। सबसे पहले हमने देखा कि जब भारत में 1600 ईस्वी का चार्टर से जब भारत में अंग्रेज आना शुरू हुए, तो इन्होंने देखा कि भारत में मसालों के बहुत बड़े भंडार हैं, यहाँ से मसालों का अच्छा व्यापार किया जा सकता है, क्योंकि यूरोप कंट्रीज में उस टाइम में टेक्सटाइल का, वस्त्रों का, कपड़ों का ही व्यापार होता था। तो इन्होंने धीरे धीरे भारत में आना शुरू किया। जब यहाँ से जो ब्रिटिशर्स आ रहे थे, बेसिकली वो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आ रहे थे। जब ये अपने देश गए, इन्होंने बताया, तो वहाँ पे एक कंपनी का फॉर्म हुआ, कंपनी बनी, जिस कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी हमने बाद में कहा 1833 में जो कंपनी बनी, ये द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन, ठीक है, ये कंपनी बनी। इसी कंपनी का नाम बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। इसको महारानी एलिजाबेथ ने सबसे पहले 15 साल के लिए, 15 वर्ष के लिए इन्होंने परमिशन दी थी कि 15 साल के लिए आप पूर्वी देशों में जाएं और वहाँ पे व्यापार करें। व्यापार का एकाधिकार दे दिया था इन्हें। अब ये यहाँ पे आए, इन्होंने व्यापार करना धीरे धीरे शुरू किया। व्यापार करते करते हमने देखा कि जैसे उस टाइम पे हमारे यहाँ पे अकबर का शासन था, मुगलों का शासन था। ये राजाओं को मनाने के भिन्न भिन्न तरीके अपनाते थे। इन्होंने राजाओं को खुश कर करके यहाँ पे इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी बना ली, जैसे 1611 में बना ली, फिर 1613 में, 1615 में। फिर ये राजाओं को प्रश्न करते थे, जैसे जब फर्रुख सियर था, तो फर्रुख सियर को बीमारी थी, तो फर्रुख सियर के टाइम पे जो आए थे, वो अपने साथ एक डॉक्टर भी लेके आए थे। तो उन डॉक्टर ने फर्रुख सियर का इलाज कर दिया था। तो फर्रुख सियर ने उससे प्रश्न होकर, डॉक्टर से खुश होकर, उन्हें फिर यहाँ पे दस्तक दे दी थी, उन्हें फ्री ट्रेड करने की अनुमति उन्हें दे दी थी। तो इस तरह से ये धीरे धीरे इनकी शक्ति बढ़ती गई अंग्रेजों की। अब यहाँ पे कंपनी के जो लोग थे, कंपनी में बेसिकली ये जो कंपनी थी, इसमें मर्चेंट से सारे व्यापारी थे। अब इन्होंने अपना ये लाभ कमाने लग गए, निजी लाभ कमाने लग गए। तो इससे कंपनी में क्या हुआ, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लग गई। तो इसके तहत ही फिर यहाँ पे हमारा एक एक्ट आता है, 1726 का एक्ट आता है। 1726 एक्ट के तहत 1726 का एक एक्ट आता है, 1726 का चार्टर, 1726 का चार्टर आता है। इस चार्टर के तहत जो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को, मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे, के गवर्नर को कानून बनाने की शक्ति दे दी जाती है।
कानून बनाने की शक्ति दे दी जाती है, कानून बनाने की शक्ति दे दी जाती है। कानून किसके लिए बनाना है? कानून बनाना है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कानून बनाना है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं EIC। ठीक है, EIC का नाम हमें पता चल गया। 1833 में इसका नाम EIC किया गया था और कंपनी का जो शासन है उसको 1858 के एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया था। तो इस तरह से अब यहाँ पे EIC को, क्योंकि यहाँ पे अब धीरे धीरे ये लोग क्या कर रहे थे, जो कंपनी के जो लोग थे, मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे, वो निजी लाभ कमाने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था। लोगों से रेवेन्यू के अपना अधिक धन कमाने की लालसा में देश की जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। तो इसी के तहत अब यहाँ पे शुरू होते हैं, अब कंपनी यहाँ पे कुछ चार्टर्स आते हैं। जैसे 1600 के चार्टर के तहत तो इन्हें परमिशन मिल गई, ये भारत में आ गए, इन्होंने अपना व्यापार करना शुरू किया। फिर 1726 का एक्ट आया जिससे इनके कानून बनाने की शक्ति दे दी, इन पे ईस्ट इंडिया कंपनी पे इन्होंने थोड़ी सी लिमिटेशन इम्पोज की, क्राउन ने, महारानी ने थोड़ी इन पे लिमिटेशन इम्पोज हुई। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा 1773 का एक्ट। अब हम कल की क्लास में हम पढ़ेंगे 1773 का एक्ट। अब हमारी कल की क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे 1773 का एक्ट, और 1773 के एक्ट को ही हम मेन मान के चलते हैं कि भारत में संवैधानिक विकास की अगर जो नींव डाली जाती है वो हमारा 1773 का एक्ट है। ये थोड़ी सी हिस्ट्री बतानी आवश्यक थी, तभी हम थोड़ा आगे बढ़ सकते थे। तो आप आज की क्लास को अच्छे से देखें, कुछ आपको कमी लगती है या फिर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। आपको क्लास कैसी लगी ये आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। थैंक यू सो मच।